ऑन इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पूछा गया है इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या है। इंडिफरेंस कर्व कहाँ आता है आपकी कंज्यूमर बिहेवियर कंसेप्ट के अंदर। कंज्यूमर बिहेवियर कंसेप्ट किस पे बेस है, यूटिलिटी पे बेस है। कितने टाइप की यूटिलिटी होती है, दो टाइप की यूटिलिटी होती है, एक होती है कार्डिनल, एक होती है ऑर्डिनल। और इंडिफरेंस कर्व किस में पढ़ते हैं हम, ऑर्डिनल के अंदर। कार्डिनल के अंदर क्या देखते हैं, यूटिलिटी को मेजर किया जाता है इन यूटिल्स। ऑर्डिनल के अंदर हम रैंक देते हैं। इंडिफरेंस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, क्या इंडिफरेंस कर्व का नेगेटिव स्लोप होता है, यस। Indifferent curve of two perfect substitute are concave to the origin, नहीं concave नहीं होता, this is convex। Indifference curve आपका convex होता है। अगर परफेक्ट सब्सिट्यूट दे रखा, ये तो दे रखा है इनपरफेक्ट सब्सिट्यूट, अगर इनपरफेक्ट सब्सिट्यूट होता है तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। परफेक्ट सब्सिट्यूट के अंदर आईसी का कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर आईसी का कर्व एल शेप बनता है। समझ में आया। आईसी कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट नोर आर दे टेंजेंट टू वन अनदर, यस। अपर आईसी इंडिकेट ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल सही। देन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकंड। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The inverse relation between the variation in price and quantity demand is not due to, इसमें पूछ रखा है आपकी लॉ ऑफ डिमांड की एसम्पशंस क्या होती हैं, कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड आपका एप्लीकेबल नहीं होता, ये पूछ रखा है सिंपली। लॉ ऑफ डिमांड जहां हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं वहां आपका एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इज लाइक कि आपको फ्यूचर में लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है, जैसे आपका हुआ भी था। एग्जाम्पल ले लो, ऑनियन का प्राइस 10 रुपीज पर केजी था और आपको ये उम्मीद है ऑनियन का प्राइस 50 रुपीज पर केजी हो जाएगा। ये टुडे है, कल जो आपको सुबह ऑनियन का प्राइस मिल रहा है वो मिल रहा है 12 रुपीज पर केजी, परसों आपको मिल रहा है 15 रुपीज पर केजी। तो कल और परसों भी इसकी डिमांड कंटिन्यू ही रहेगी, क्योंकि जनता को उम्मीद है कि ये प्राइस तो 50 रुपये हो जाएगा। तो ये प्राइस इंक्रीज होते हुए भी डिमांड आपकी इंक्रीज ही होती है इन केस जब आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइस अभी ज्यादा बढ़ेगा। Then the correct answer of this question is option number C, that is future expectation. Move on to the next question. Again consumer behavior and utility से है ये question. Consumer is set to be equilibrium, maximize the total utility. Consumer equilibrium में होता है जब total utility maximize होती है, when the when तो ये पूछ रखा है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज कब होती है, ये पूछ रखा है। कब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है, जब एक तो कंडीशन इन्होंने दे दी जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, और आगे ये पूछा कब होती है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स कंज्यूम आर इक्वल। नहीं, ये तो हमारा कार्डिनल यूटिलिटी, ये तो हमारे ऑर्डिनल में आता ही नहीं, ये तो हमारे कार्डिनल में आता है। कार्डिनल यूटिलिटी में कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की दो अप्रोच होती हैं। फर्स्ट अप्रोच के अंदर आपका सिंगल कमोडिटी अप्रोच है, सिंगल कमोडिटी अप्रोच। सिंगल कमोडिटी अप्रोच में मार्जिनल यूनिट ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइस ऑफ गुड एक्स हो जाता है। वहीं पे डबल कमोडिटी अप्रोच हमारी सेकंड है। डबल कमोडिटी अप्रोच के अंदर मार्जिनल यूनिट ऑफ गुड एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूनिट ऑफ गुड वाई अपॉन पी वाई।
सिंगल कॉमोडिटी आपका बेस है लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे, जिसको गॉसन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। एंड डबल कॉमोडिटी आपका बेस है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे, जिसे गॉसन सेकंड लॉ भी कहते हैं। डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ बोलता है कि जैसे ही आप एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आपकी, सॉरी, जैसे ही आप किसी एक प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूअसली कंज्यूम करते हो, मैंने रिपीट की है ये लाइन, कॉन्टिन्यूअसली कंजप्शन आएगा आपका, कॉन्टिन्यूअसली कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी कम हो जाती है। वहीं पे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ आपको बोलता है कि जब आप एक इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट की जब बात करते हो तो उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और उन सबका प्राइस बराबर होना चाहिए। गॉट इट? द प्रोपोर्शन ऑफ मार्जिनल, ये तो इसका मतलब फर्स्ट तो आंसर नहीं होगा, सेकंड पे आ जाओ। द प्रोपोर्शन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी आर रिस्पेक्टिव प्राइस आर इक्वल, जो प्रोपोर्शन है मार्जिनल यूटिलिटी का और उसका रिस्पेक्टिव प्राइस इक्वल होगा, ये हमारी सिंगल कॉमोडिटी अप्रोच होती है। ये भी हमारी कार्डिनल के अंदर आती है, ऑर्डिनल में नहीं आती। और यूटिलिटी वाला ये कंसेप्ट हमारे आईसी का ऑर्डिनल का है। कंज्यूमर गेट फुल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजप्शन, जब कंज्यूमर को फुल सेटिस्फेक्शन मिल जाती है उसकी कंजप्शन से। टोटल यूटिलिटी, हाँ कह सकते हो आप कि टोटल यूटिलिटी मेरी मैक्सिमाइज होती है जब कंज्यूमर को फुली सेटिस्फेक्शन मिल जाती है उसकी कंजप्शन से। द कंज्यूमर फील सेटिस्फाइड विद इट एक्सपेंडिचर टू द वेरियस गुड्स, कंज्यूमर सेटिस्फाइड होता है जब वो खर्चा करता है बहुत सारी गुड्स पे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है? वेट वेट, इसमें इंडिफरेंस कर्व की बात तो कर ही नहीं रखी, इसमें इंडिफरेंस कर्व की बात नहीं कर रखी, इसमें सिर्फ टोटल यूटिलिटी की बात करी है। वो टोटल यूटिलिटी कार्डिनल ऑर्डिनल कोई भी हो सकती है। अब बताओ इसका करेक्ट आंसर, मेरे को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी। एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जहां पे जो आप प्रोपोर्शन मार्जिनल यूटिलिटी का जब उसका प्राइस के बराबर हो जाता है आपकी सिंगल कॉमोडिटी अप्रोच में, तब वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे आ जाता है। तो फर्स्ट कैसे गलत हुआ? फर्स्ट में बताइए, वो बोल रखा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू प्रोडक्ट आर इक्वल, यहाँ प्राइस भी आता है, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हुई। थर्ड स्टेटमेंट के अंदर आप इसीलिए इसको गलत बोलोगे क्योंकि फुल्ली सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजप्शन, लेकिन यहाँ टोटल यूटिलिटी नहीं होती, टोटल यूटिलिटी की बात थर्ड स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं कही गई। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइसोक्वेंट कर्व आर ड्रोन कन्वेक्स टू ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशनिंग टेक्निकल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। एक होता है आइसोक्वेंट कर्व और एक होता है इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व वर्क करता है डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे और ये कंज्यूमर बिहेवियर का होता है। आइसोक्वेंट कर्व वर्क करता है आपका डिमिनिशनिंग रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन पे और ये हमारे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल आपकी करेक्ट है। The lesser the convexity of isoquant, the greater possibility of complementary of two input. Actually complementary नहीं आएगा, यहाँ पे आप सब्सटीट्यूशन कर सकते हो। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर तो आपका एल शेप कर्व बनता है, ना कि आपकी कन्वेक्सिटी कम होती है। कन्वेक्सिटी कम होने का मतलब क्या है? कन्वेक्स आपकी ये शेप होती है, ये शेप आपकी कन्वेक्स है, तो कन्वेक्सिटी कम होने का मतलब क्या है कि ये शेप स्ट्रेट लाइन होती जा रही है। स्ट्रेट लाइन तो वहां होगी जहां आप परफेक्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का यूज करते हो। गॉट इट? चले आगे। When a consumer increase unit of X commodity by giving up some unit of Y commodity and even the attain the same level of satisfaction, the marginal rate of substitution calculate by, ध्यान से करना, पहले तो ये बताओ चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन आता है या फिर चेंज इन गेन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेक्रीफाइस आता है? ये बता दो पहले तो मुझे, अगर ये पता है तो ये आंसर हो जाएगा।
द करेक्ट इज चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन गेन आता है। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है यहाँ पे? व्हेन ए कंज्यूमर इंक्रीज द यूनिट ऑफ गुड एक्स कॉमोडिटी बाय गिविंग अप सम यूनिट ऑफ वाई कॉमोडिटी, मतलब वाई को सेक्रीफाइस किया जा रहा है, तो चेंज इन वाई कॉमोडिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कॉमोडिटी, यही इसका सही आंसर बनेगा 32 का आपका ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का चेंज हम देखते नहीं, और पहले हमारा चेंज जो सेक्रीफाइस करते हैं उसका आता है, डिवाइड में हम जो गेन करते हैं उसका आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया आपका। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which of the following pricing policy a firm charge higher initial price for product and reduce its over time as demand at the higher price is satisfied? Type of pricing से ये क्वेश्चन है। टाइप ऑफ प्राइसिंग, मार्केटिंग में भी आएगा ये आपका। मिक्स क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग पॉलिसी, कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी में से इसमें इनिशियली प्राइस को हाई चार्ज किया जाता है फॉर द प्रोडक्ट एंड रिड्यूस इट ओवर ए टाइम फॉर डिमांड एट द हायर प्रोडक्ट इज सेटिस्फाइड? एग्जाम्पल दे देती हूं, ऐसा करता है हमारा एप्पल। अब एप्पल इनमें से कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का यूज करता है ये बता दो। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन ये पूछ रखा है ऐसी कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें इनिशियली प्राइस को हाई रखा जाता है, देन धीरे धीरे प्राइस को कम कर दिया जाता है, जब हमारी हाई प्राइस पे करने वाले कंज्यूमर्स की डिमांड सेटिस्फाइड हो जाती है, तो हम लो प्राइस या मिडल प्राइस पे करने वाले कंज्यूमर्स की डिमांड को सेटिस्फाइड करने पे पहुंच जाते हैं। तो ये है आपका स्क्रीमिंग। देखो स्क्रीमिंग को याद रखो क्रीम से। क्रीम क्या? क्रीम इज लाइक दूध की मलाई, दूध की मलाई। मलाई हरियाणवी में तो बोलते हैं ना माड़, अगर कोई हरियाणा से हो तो रिलेट कर पाओगे। तो ये क्या है, स्टार्टिंग में इनिशियली जो हाई प्राइस पे कर सकते थे ना, तो पूरी मार्केट की मलाई मलाई से आपने अपना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर लिया। अब आप चाहते हो कि जो मिडल पर्सन है या मिडल इनकम पर्सन है वो भी आपके प्रोडक्ट को खरीद ले, धीरे धीरे फिर प्राइस को कम करते जाते हो। इससे टोटली अपोजिट होती है मेरी पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में स्टार्टिंग में मैं प्राइस को कम रखती हूँ ताकि कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट के बारे में जान पाए, देन मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली प्राइस को हाई करती जाती हूँ। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The essence of law of diminishing marginal utility, law of diminishing return, सॉरी, ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग रिटर्न है। कौन से लॉ से? ऑप्शन दे रखा है इलास्टिसिटी, अच्छा पूछ ही ये रखा है कौन से लॉ से है। अगर वही बता दिया फिर तो सीधा आंसर दे ही दोगे। बताओ एक बार इसका आंसर बताओ। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आपका एक लॉ आता है, क्या नाम है? शॉर्ट रन के अंदर काम करता है वो लॉ, क्या नाम है उस लॉ का? लो है आपका लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? देखो ये आपके प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट रन में काम करता है। शॉर्ट रन में मेरे पास दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक फिक्स्ड वेरिएबल और एक वेरिएबल्स। फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट आप ले सकते हो। फिक्स्ड वो जो फिक्स्ड रहेंगे, जिनके ऊपर प्रोडक्शन क्या कितनी करो फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार भी मैंने ये एग्जांपल लिया था, यही इसी को रिपीट करते हैं इस बार भी। मैं हर बार समझाने के लिए बताती हूँ। आपके पास मशीन है वो 500 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। आप इस मशीन की जो कॉस्टिंग है चलाने की वो 1000 रुपए की है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट होगी आपकी 1000 रुपए। 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हो
पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10 रुपीज है। 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो फिक्स्ड कॉस्ट तो 1000 ही होगी। 100 यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट भी 1000 होगी। कितना होगी? टोटल कॉस्ट होगी 2000। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हो गई 100, पर यूनिट कॉस्ट आ गई 20 रुपीज। वहीं पे 500 यूनिट प्रोड्यूस करते हो, फिक्स्ड कॉस्ट वही 1000, वेरिएबल कॉस्ट हो गई इस बार आपकी 5000, टोटल कॉस्ट हो गई आपकी 6000। कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो? 500। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 वन जा 5 एंड 5 टू जा 12। यहाँ पर यूनिट कॉस्ट क्या आ गई? 20। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको ये बोलता है, जब एक फिक्स्ड लैंड एरिया पे या फिक्स्ड एरिया के ऊपर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगेन एंड अगेन वेरिएबल फैक्टर के इनपुट को इंक्रीज करते जाते हो, तो एक टाइम के बाद वेरिएबल फैक्टर से आपकी कॉस्ट आपका प्रोडक्शन इंक्रीज, नॉट कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने से प्रोडक्शन इंक्रीज होने की बजाय आपका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। ये बताता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओवरऑल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि जब आपका एक लैंड एरिया फिक्स्ड है तो उस पर आप एक लिमिट से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर नहीं लगा सकते, और अगर ऐसा करते हो तो उससे मिलने वाला रिटर्न आपको नेगेटिव ही मिलेगा। क्योंकि देखो, मेरे पास एक मजदूर इतने हिस्से में काम कर सकता है, ठीक है, ये मेरा लैंड एरिया है। एक मजदूर अपनी एफिशिएंसी से इतने हिस्से में काम कर सकता है। यहाँ एक मजदूर लग गया, यहाँ दूसरा मजदूर लग गया, यहाँ तीसरा मजदूर लग गया, यहाँ चौथा मजदूर लग गया। अगर आपने इसके बीच में पांचवें मजदूर को घुसाने की कोशिश करी तो पहली बात तो पांचवें मजदूर के यहाँ काम ही नहीं है, और फिर भी जबरदस्ती घुसा दिया तो इसके पास तो काम खा था नहीं, ना ये इसे काम करने देगा, ना ये इसे काम करने देगा, ना इसे, बल्कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएंगे, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। ये बोलता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जब तक हमारे पास ये 1% था, जब तक हमारे पास ये 1% था तो हमारी एफिशिएंसी फुलफिल नहीं थी। तो ये है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न। जब तक मैं नए नए मजदूरों को लगा रहा हूं और मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज होती जा रही है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाता है, तो उसको बोला जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न। जब मेरा नए मजदूर लगाने से, नए वेरिएबल फैक्टर को लगाने से मेरा रिटर्न कांस्टेंट हो जाता है तो उसे बोला जाता है डिक्रीजिंग रिटर्न। और अगर नए मजदूर के लगाने से मेरा कांस्टेंट होने की बजाय नेगेटिव हो जाता है कि अब कुछ नया मजदूर आया, कुछ फायदा करने की बजाय दूसरों को भी काम नहीं करने दिया, उल्टा नुकसान हो गया, तो उसे बोला जाएगा आपका नेगेटिव रिटर्न। तो आपसे यहां पूछ रखा है द एसेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न के अंदर क्या होता है? डिमिनिशिंग रिटर्न के अंदर जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन होती है वो कम होती जाती है। डिमिनिशिंग रिटर्न के अंदर आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ पे कम होती जाती है। समझ में आया ये क्वेश्चन भी? नेक्स्ट चले, चलो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमोडिटी व्हेन ए कंज्यूमर स्पेंड सो मच दैट नेगेटिव इनकम इफेक्ट ओवरलेन द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सो द अंडरलाइन डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोप। देखो, एक होता है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट कॉम्बिनेशन है किसका? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट का। देन यू कैन से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट इज इक्वल टू प्राइस इफेक्ट होता है। क्लियर? आप बता दो मेरे को इसका आंसर। देखो, इतना तो क्लियर है, सुपीरियर गुड या नॉर्मल गुड तो नहीं आएगा। जो कंफ्यूजन है वो है गिफन गुड या इंफीरियर गुड्स के अंदर। एक टेबल बना लो और लिख लो ये चीज। इनकम इफेक्ट, एक सेकेंड प्लीज।
पहले लिखो गिवन गुड। गिवन गुड में इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। गिवन में जो इनकम इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। वहीं पे इन्फीरियर के अंदर आपका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो गिवन गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, अगर इनकम घटेगी तो गिवन गुड्स की डिमांड भी घटेगी। पॉजिटिव का मतलब क्या है? बढ़ेंगी तो साथ में, घटेंगी तो साथ में। नेगेटिव इफेक्ट का मतलब क्या है? एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। सो द इसका करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका गिवन गुड। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे हमारे इनकम इफेक्ट नेगेटिव की बात कही गई है जो ओवरवेम करता है हमारे पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। गॉट इट? आ गया जो excess capacity is not noticed in which of the following condition? किस कंडीशन के अंदर एक्सेस कैपेसिटी को हम नोट करके नहीं चलते हैं? बच्चा ये होता है आपके परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में हम एक्सेस कैपेसिटी को नोट करके नहीं चलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा सेम प्राइस एंड सेम प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट के अंदर किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं होता तो हम एक्सेस कैपेसिटी को नोटिस करके नहीं चलते बिकॉज प्रोडक्ट टोटली सेम है ना। नेक्स्ट, at a time a business may face the situation where it has to shut down its operation. Reason, if the revenue is less than its variable cost, the operation should be closed in context of above situation. एक सेकेंड। At time the business may face the situation where it has to shut down its operation. Its revenue is less its variable cost and operation should be closed down. अगर revenue वेरिएबल कॉस्ट के बराबर भी है ना तो भी शट डाउन नहीं करते आप। ये तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल आपकी ठीक दे रखी है। लेकिन याद रखना ये वाला पॉइंट, अगर रिवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है तो ये सिचुएशन होती है हमारी नॉर्मल प्रॉफिट की, और अगर रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है तो ये होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट, एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर हम इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लीसिट दोनों कॉस्ट को लेके चलते हैं, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट में मैं ओनली एंड ओनली एक्सप्लीसिट कॉस्ट को कंसीडर करता हूँ। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बेस था वो हमने पिछले क्लास में अपनी क्वेश्चन सीरीज में ही किया भी था। प्लेलिस्ट प्लीज रेफर कर लेना, बहुत हेल्प होगी, ट्रस्ट मी। ये जो मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ ना, देखो एक यूनिट को मैं 8 से 10 क्लास के अंदर कंप्लीट करवा रही हूँ, और एक्चुअली में बेसिक अगर आपका हो गया तो फिर तो सिर्फ अपनी खुद की प्रैक्टिस का गेम रह जाता है। एक यूनिट की 10 क्लासेस मैं आपको सिस्टमैटिक तरीके से बिल्कुल दे रही हूँ, जहां पे किसी भी टाइप का कोई भी चीज आपको, हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, हर टाइप का कंसेप्ट मिलेगा। फिर भी आपको कोई ऐसा कंसेप्ट लगता है कि मैडम ये वाला कंसेप्ट भी हमें करना है, तो आप उस टॉपिक का नाम मैसेज करो, यूनिट बताओ, मैं नेक्स्ट डे ही उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी पहले। लेकिन पढ़ना शुरू कर दो, एग्जाम आने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म्स का वेट मत करना आप। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन करें अब अपना, कार्डिनल यूटिलिटी पे बेस है।
Cardinal utility analysis of consumer behavior is based on which of the following assumptions? यूटिलिटी आर मेजर इन कार्डिनल नंबर्स, जिसको कहा जाता है यूटिल्स। बिल्कुल सही। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब कि MUM आपका कांस्टेंट होता है। बिल्कुल, यहीं से आपका फर्स्ट भी आएगा, सेकंड भी आएगा। ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। अब ये देख लो बस फोर्थ आएगा या नहीं आएगा। गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन, कार्डिनल यूटिलिटी के ऊपर हमारा गॉसन फर्स्ट लॉ आता है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। बिल्कुल सही। देन द ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है। इसको और कर दो एक बार, मैं थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर देती हूँ ताकि आपको रीड करने में वहीं पे इजी हो जाए। ओके, अब करो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्पिटिटिव गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। देखो, इलास्टिसिटी हमें तीन टाइप की पढ़नी है। एक होती है इनकम इलास्टिसिटी, एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी, एक होती है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स जिसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स जिसको एक अगर अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरे को यूज कर सकते हैं। फेमस एग्जांपल आपने सुना भी होगा, टी एंड कॉफी। वहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो दोनों एक ही साथ काम देंगी। अगर एक महंगा हो गया तो दूसरे की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लो, कार एंड पेट्रोल। पेट्रोल के प्राइस महंगे हो गए तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का नेगेटिव रिलेशन होता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स का पॉजिटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो यूनिटी से कम होगी, तो बी का तो बनेगा 3। ऑप्शन ये कट गया, ये कट गया एंड ये भी कट गया। एक से ही हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। एक सेकेंड, कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव बी, एक सेकेंड, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है। यूनिटी नहीं आएगी, लेस देन 0 आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशन होता है एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो सब्स्टिट्यूट होता तो मोर देन 1 आता और कॉम्प्लीमेंट्री है तो लेस देन 0, 0 से कम होगा जब भी तो नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर 4 बनेगा, सी का 4। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका। इट्स माय बैड। ऑप्शन नंबर सी, इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 0
इन्फीरियर गुड्स, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स कौन सी होती है हमारी, बैड क्वालिटी गुड्स। बैड क्वालिटी गुड्स में हमारी इनकम अगर बढ़ेगी तो मैं बैड क्वालिटी गुड्स को कम परचेज करूंगा, तो इनकम इलास्टिसिटी इनकी भी नेगेटिव होती है, क्योंकि इनकम के इंक्रीज होने से इनकी डिमांड कम हो जाती है। गॉट इट। क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, ये बनेगा आपकी कॉम्पिटेटिव गुड्स में, एंड इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी ये आएगा आपके सुपीरियर गुड्स के अंदर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन विच कॉम्बिनेशन ऑफ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्शन फंक्शन की बात करी गई है। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर मैं कॉम्प्लीमेंट्री चीजों को लूंगी कि मेरा प्रोडक्शन फंक्शन कंप्लीट हो सके। मशीन एंड ऑयल एक साथ ही यूज होगा, उनके बिना हमारी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। और मैं सारी चीजों को लेने के बजाय मैं कुछ स्पेसिफिक थिंग्स को ही यहाँ पे कंसीडर करके चलती हूँ, मेरे को हर चीज की जरूरत नहीं है। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर बनेगा 3। ये थोड़ा सा बेसिक था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी हो सकता था, है ना, मुश्किल नहीं है, डोंट वरी। नेक्स्ट, टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोली से क्वेश्चन है। द मोनोपोली इन्वॉल्व सोशल कॉस्ट मेनली ड्यू टू एम्फेसाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, मोनोपोली के अंदर आपकी इन्वॉल्व होती है सोशल कॉस्ट, क्यों इन्वॉल्व होती है वो पूछ रखा है आपसे। अर्न नेट प्रॉफिट इन ऑल पॉसिबल सिचुएशन, मैं नेट प्रॉफिट अर्न करता हूँ हर पॉसिबल सिचुएशन के अंदर। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर बिजनेस ही ये चाहेगा, चाहे वो मोनोपोली हो, मोनोपोलास्टिक हो, या ओलिगोपोली हो, या कोई और। हर बिजनेस यही चाहेगा कि मैं एटलीस्ट नेट प्रॉफिट पे रहूं ऑल पॉसिबल सिचुएशन में। तो ये स्पेसिफिक मोनोपोली के लिए नहीं है। लोअर आउटपुट एट हायर कॉस्ट इन नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन, लो आउटपुट एट हायर कॉस्ट। हाँ देखो, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। मोनोपोली में क्या होता है, आपको ये पता है कि ये जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो ये सिर्फ आप ही बना रहे हो, कोई और नहीं बना रहा है। तो उसमें आप क्या करते हो, उसके प्रोडक्शन को लिमिटेड रखते हो, उसके प्रोडक्शन को जो है वो आप लिमिटेड रखते हो, एंड लिमिटेड प्रोडक्शन की वजह से जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा हो जाती है, और आप लोअर आउटपुट प्रोड्यूस करते हो क्योंकि प्रोडक्शन लिमिटेड रखते हो हाई कॉस्ट पे, फिर भी आप नॉर्मल प्रॉफिट के सिचुएशन पे रहते हो। तो ये पैसा जा कहां से रहा, ये हमारी सोसाइटी की ही तो कॉस्ट बनेगी ना, सोसाइटी से ही तो चार्ज कर रहे हो ना, प्रोडक्शन इंक्रीज क्यों नहीं कर रहे हो अदरवाइज। चार्जिंग डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बायर ऑफ द सेम प्रोडक्ट। हाँ देखो, मोनोपोली के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन वो आपकी सोशल कॉस्ट के अंदर कंसीडर नहीं कर सकते आप उसे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है मोनोपोली में, 3 टाइप का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। फर्स्ट, जहां पे आप कंज्यूमर सरप्लस को मिनिमाइज करते हो। सेकंड, जहां पे आप ज्यादा क्वांटिटी के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हो ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। आप डिस्काउंट जब भी देते हो कंज्यूमर को जब वो ज्यादा क्वांटिटी परचेज करता है, ये भी एक तरीके का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। थर्ड, जहां आप जियोग्राफिकली रीजन वाइज अलग अलग प्राइस चार्ज करते हो, पहाड़ों पे कुछ और प्राइस, नॉर्मल एरिया पे कुछ और प्राइस, बट ये आपकी सोशल कॉस्ट के अंदर कंसीडर नहीं होता, ये पॉइंट को ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगेन मोनोपोली का क्वेश्चन है। Monopoly create a social cost called deadwood loss because some consumer who are willing to pay for the product to its marginal cost are not served। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि पे करना चाहते भी हैं, पे करने के एबल भी हैं, प्रोडक्ट को परचेज भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्रोडक्ट नहीं मिलता क्योंकि प्रोडक्ट बनाया ही नहीं गया।
एक मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का प्राइस मेरा 1000 रुपीज है। एक है मेरा चिंटू, एक है मेरा मिंटू। मिंटू भी 1000 रुपए देने के लिए तैयार है इस प्रोडक्ट पे, चिंटू भी देने के लिए तैयार है, मिलेगा तो एक को ही ना। देन द असर्शन इज योर टोटली करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट होगा, एग्जैक्टली। रीजन दे रखा है, देयर इज ए exceed excess capacity of the production of firm if they incur if these incur losses. Is this correct explanation? अरे रुको एक मिनट, मोनोपोली क्रिएट सोशल और फिर नीचे भी क्या है, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है गाइस, एक सेकेंड प्लीज। अच्छा, ये तो आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, ये तो इन्होंने लाइक हमारा उसमें होता है ना लॉजिकल रीजनिंग में प्रपोजिशन ट्रू, इसको तो आपको ट्रू मानना ही है, उसके बेसिस पे असर्शन और रीजन का आंसर देना है। ये तो आपको मानना ही है ट्रू, ये तो ट्रू है भी और मानना भी है इवन। असर्शन आपको दे रखा है, देयर एग्जिस्ट excess capacity of the production of firm if they incur loss, the production level has to remain below the economic capacity level। मतलब आप प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते थे लेकिन आपने करी नहीं, प्रोडक्शन लेवल आपका कम रह गया इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल के, जितना आप इकोनॉमिकली कैपेबल थे, आप जितना अर्न कर सकते थे उतना आपने नहीं किया। The production level has remained below the economic capacity level। आपका यहाँ पे ना ये रीजन गलत बनेगा, आपका असर्शन सही है बिल्कुल, लेकिन ये रीजन गलत बनेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ दे रखा है द प्रोडक्शन लेवल हैज टू रिमेन बिलो, लेकिन एक्चुअली मोनोपोली के अंदर आप जितने पैसा अर्न करना चाहते थे उसकी प्रोडक्ट डिमांड जैसे ही ज्यादा आती है, जैसे ही आपकी डिमांड ज्यादा आती है आप उसके प्राइस को ऑटोमेटिक बढ़ा देते हो जब आपके पास नंबर ऑफ यूनिट कम होती है तो उस हिसाब से आप इकोनॉमिक कैपेसिटी का प्रॉफिट तो जरूर अर्न कर ही लेते हो, तो ये गलत है, इसीलिए ये गलत है। ओके, देयर एग्जिस्ट एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए फर्म इफ दे इंकर लॉस। एक बार इस क्वेश्चन को स्टार्ट ना कर लो, मैं बाकी मैंने जो बताया है रीजन तो वही है। आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा इसमें, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार दोबारा चेक करूंगी। ये बता दो टोटल कॉफी, इसको तो रहने दो कॉफिशिएंट वगैरह को, ये बता दो, ये मैंने पिछली ही क्लास में बताया था आपको, पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको। कार्डिनल यूटिलिटी किसने दी थी, ऑर्डिनल किसने दी थी? कार्डिनल आपकी अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, ऑर्डिनल आपके हिक्स एंड एलिन ने दी थी। ऑर्डिनल यूटिलिटी की ही एक एक्सटेंड वर्जन है आपके लॉजिकल ऑर्डर एनालिसिस, जो कि आपके हिक्स ने दी थी। इसमें ये बोला जाता है कि आप जो भी कंज्यूमर को सर्व करने वाले हो वो देखो लॉजिकली वो उस कंज्यूमर के लिए उसकी वैल्यू होनी चाहिए। यूं नहीं है कि आप उसको बातों में उलझाकर उनको इमोशनल कर कर वो प्रोडक्ट अपना सेल करो। लॉजिकली कंज्यूमर को फील होना चाहिए कि यस इस प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू है। तो ये आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी की ही एक एक्सटेंशन दी थी हमारे हिक्स ने। देन आपकी रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो कि सैमुअल्सन ने दी थी। रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी आपको प्रेफरेंस देती है, किसके बेसिस पे? रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी आपको प्रेफर करती है बंडल ऑफ गुड्स पे। देखो मैं आपने ना मेरे को 10 रुपीज पे किए, 10 रुपीज के अंदर मैं आपको 5 बिस्किट के पैकेट ऑफर करता हूँ, आप कहोगे मजे आ गए। फिर इसी 10 रुपीज में मैं 8 बिस्किट के पैसे बिस्किट ऑफर करता हूँ, आप और खुश। इसी 10 रुपीज में मैं 10 ऑफर करता हूँ और खुश, 12 ऑफर करता हूँ और खुश। मतलब आपकी जो प्रेफरेंस है वो चेंज होती जा रही है, आपकी उतना ही पे करो लेकिन आप प्रेफरेंस चेंज होती जा रही है आपकी। ये कॉन्सेप्ट आपका दिया है सैमुअल्सन ने, गॉट इट। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज सुटेबल फॉर
ये भी वैसे मार्केटिंग का ही कंसेप्ट है। मैं इसको मार्केटिंग में भी लूंगी, कॉस्ट टाइप ऑफ प्राइसिंग के अंदर। लेकिन यहाँ अगर किसी को आंसर आता हो तो बता दो। इसका करेक्ट आंसर तो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। रीजन मेरे को आप लोग बताओगे, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये भी याद ही करने का है, इतने ही रखते हैं आज अपनी क्लास को, क्योंकि अभी मेरे को भी एकदम थोड़ा सा काम आ गया। देन एट लास्ट, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, रियली रियली थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन विद अस। कंटिन्यूस प्रिपरेशन रखना, बहुत बढ़िया कर रहे हो और बढ़िया कर लोगे। छोड़ना नहीं है, एग्जाम सिर पे है, वेट नहीं करना एग्जामिनेशन फॉर्म का, कॉन्टिन्यूस प्रिपरेशन रखनी है हमेशा। गॉट इट। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वारी हो, कमेंट करो। कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, टॉपिक बताओ, मैं बनाऊंगी वीडियो आपके लिए। कोई अलग से अलग पेमेंट नहीं होगी। यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेस में ही आपको हर चीज मिलेगी। गॉट इट। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन।